चलो पहला फैक्ट लिखिएगा। देखो नादर मल्होत्रा, NADAR, नादर मल्होत्रा, HOTRA, नादर मल्होत्रा लिखिए। और इसमें देखो अवॉर्डेड, इनको क्या मिला है 2024 में, लिखिएगा। अवॉर्डेड, अवॉर्डेड फ्रेंड्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। जैसे हमारा इंडियन गवर्नमेंट का या हमारा इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या होता है, भारत रत्न होता है। वैसे ही ये अवार्ड है आपका, लिखिए। अवॉर्डेड फ्रेंच हाईएस्ट, अवॉर्डेड फ्रेंच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सिविलियन अवार्ड। देखो उसका नाम क्या है, या सिविलियन ऑनर लिख दो, इससे अच्छा, अवार्ड से अच्छा सिविलियन ऑनर लिखो। इन्वर्टेड कॉमा में नाइट ऑफ लेजेंड ऑफ ऑनर, ठीक है। नाइट ऑफ, नाइट ऑफ लेजेंड, LEGION ऑफ ऑनर, ऑफ ऑनर, ठीक है। लेजेंड ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ लेजेंड ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ लेजेंड ऑफ ऑनर, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है कि नादर या नादर मल्होत्रा जो है उनको अभी किस कंट्री ने अपना हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो दिया है, ठीक है। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने दिया है नाइट ऑफ लेजेंड ऑफ ऑनर। अब अगला चीज कि ये जो नादिर मल्होत्रा साहब हैं, ये हैं कौन भाई जिनको ये अवार्ड दिया गया है? तो लिख लो चेयरपर्सन ऑफ SCL टेक, चेयरपर्सन। ये आपके हैं कौन? चेयरपर्सन ऑफ SCL, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन ऑफ SCL टेक, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ SCL टेक। तो इस वजह से इनको, क्योंकि काफी कुछ इन्होंने जो है इम्प्रूवमेंट जो है वहां पर किए हैं, तो उस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सेकंड लिखना, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 22nd रशिया इंडिया एनुअल समिट, 22nd रशिया इंडिया, रशिया इंडिया एनुअल समिट, एनुअल समिट, एनुअल समिट ऑर्गेनाइज्ड इन, कहां पर आपका हुआ, जगह पूछ लेंगे। ऑर्गेनाइज्ड इन मॉस्को, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इन मॉस्को। इसमें एक खास तौर पे ध्यान रखना, शुरू से ही रशिया इंडिया के बीच में एक वर्ड आप लोग पढ़ोगे आगे चल के, वो आपका क्या है, जियो पॉलिटिकल रिलेशन, ठीक है। जियो पॉलिटिकल रिलेशन, यानी कि इसमें इस तरीके के आपस में दो कंट्रीज जो है पॉलिटिकली बाइंडिंग करती हैं आपस में, कि उनको जियो मतलब कि जोग्राफिकली जो है हर जगह एक दूसरे का क्या दें, साथ दें, हर ग्राउंड पे साथ दें, हर इंस्टीट्यूशंस पे साथ दें। जैसे कि अब हम होता भी है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया के ऊपर अगर कभी फॉर एग्जांपल चाइना ने कुछ अगर अटैक किया या कुछ ऐसा डिस्प्यूट हुआ, तो ये हमारा रिलेशन रशिया के साथ इतनी अच्छी तरीके से कि हमारी वो मदद करने या वेपन्स के थ्रू या और भी जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है वो हमारी वहाँ पे क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए हर साल जो है ये एनुअल मीटिंग आपकी होती है, जो कि ये क्या कौन से नंबर की है आपकी, 22nd नंबर की है, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, अगला लिखिएगा ऑर्डर ऑफ, इसको इन्वर्टेड कॉमा में करना। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ANDREW, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, एंड्रयू दी एपोस्टल, APOSTLE, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी एपोस्टल, ठीक। ये पूरा आपका एक अवार्ड है, ऑनर है। इसको लिख दो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रशिया, या हाईएस्ट सिविलियन, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ रशिया, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ रशिया गिवन टू नरेंद्र मोदी। किसको मिला है ये? आपके हमारे PM नरेंद्र मोदी जी को मिला है, गिवन टू नरेंद्र मोदी, ठीक है, गिवन टू नरेंद्र मोदी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई अभी हाल में ही 2024 में
किस कंट्री ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है नरेंद्र मोदी को दिया? तो ये याद रखता हूँ, ये कौन सा अवार्ड दिया, तो ऐसे पूछ सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टिल सिविलियन, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ रशिया गिवन टू नरेंद्र मोदी। ठीक। अच्छा, यहीं पे एक चीज थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, एग्जाम में शायद आ जाए, कि अगर ये कभी पूछा जाए कि रशिया जो है, आपको सबको पता होगा दोनों को, कि रशिया जो है वो आपकी क्या है, बिगेस्ट आपकी जो है कंट्री है एरिया वाइज, अगर पूरी दुनिया में आप देखो, अगर आप ये देखो, ये पूरा आपका आ गया हमारा वर्ल्ड मैप, ये पूरा आपका जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट देख ही रहो, पूरा रशिया का आपका पूरा पार्ट है, ये बिगेस्ट आपकी क्या है एरिया वाइज जो है कंट्री है। ठीक है, यहाँ से कुछ आपका पूरा शुरू होता है, ये पूरा फॉलो अप करते करते ये पूरा आपका रशिया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसका जो थोड़ा सा इधर का पार्ट है, ये कई यूरोप में भी काउंट किया जाता है। ठीक है, और ये वाला पार्ट फिर पूरा मिला के एशिया में भी काउंट किया जाता है, लेकिन है ये पूरा रशिया का पार्ट। ठीक, तो इतने बड़े कंट्री में एक टाइम जोन जो है होना पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सनराइज होता है इधर की तरफ, और यहाँ पर जो पहुंचता है सन का, तो काफी बीच में क्या हो जाता है, आवर्स के गैपिंग हो जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, रशिया में आपके 11 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हाउ मेनी टाइम जोन्स हैव रशिया, या विच कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन्स, तो टिक करके आना रशिया में। तो 11 क्या है वहां पर, टाइम जोन्स है। ठीक, 11 टाइम जोन। तो उसकी वजह यह है कि वहां पे 11 टाइम जोन्स क्यों रखे गए होंगे, कि अगर आप रशिया का ये वाला पॉइंट लो, तो यहाँ पे अगर हम एक ही टाइम जोन रखें, यानी कि एक ही घड़ी रखें, तो यहाँ पर सुबह के 2 बजे जो है, अगर हम एक टाइम जोन रखें, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सनराइज हो जाता है। अब यहाँ पे तो रात के 2 बज रहे हैं इस कोने पे, तो एस है कि सनराइज यहाँ 2 बजे हो गया, सब तो उठेंगे नहीं रात को 2 बजे। इस वजह से यहाँ पे 11 जो है अलग अलग क्या बनाए गए हैं, टाइम जोन्स बनाए हैं, उनके हिसाब से वहाँ के जो ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो अपने अपने अलग अलग हिसाब से वहाँ पर ओपन होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करो कि इसके बाद अगर दूसरे नंबर पर टाइम जोन देखें, तो वो आपके किसकी है, कनाडा की है। ठीक है, कनाडा अगर आप देखें मैप की तरफ, तो ये आपका जो है, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या हो गया आपका, कनाडा आपका हो गया। ठीक है, ये पूरा कनाडा हो गया। यहाँ पर जो है वो आपकी 6 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, 6 टाइम जोन्स, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी एरिया वाइज कंट्री है, और यहाँ पर भी जो सनराइज है और सनसेट है, उनके बीच में बहुत आपका क्या है, डिफरेंस है टाइम जोन का। इस वजह से यहाँ पर क्या कर रखी है इन्होंने, 6 अलग अलग टाइम जोन्स बना रखी है। ठीक, तो ये अगर एग्जाम में आएगा तो इसको एक बार हैंडल कर देना। और हम सब जानते हैं कि हम लोग जो इंटरनेशनल टाइम निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, जीएमटी से निकालते हैं, जिसका फुल फॉर्म आप लोग को शायद पता हो, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, जो ठीक यहाँ से लंदन से बीचों बीच इस ये वाली जो लाइन है, इससे हम लोग निकालते हैं। और हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है, वो इस ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे है, 5 आवर 30 मिनट जो है, यानी कि 5 आवर 30 मिनट या 5.5 आवर्स जो है, वो हम इनसे आगे हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अभी आपके सुबह 8 बज रहे हैं यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में, तो ग्रीनविच जीएमटी से हम लोग 5.5 घंटे प्लस में है, यानी कि इस समय वहां पर 1 2 3 4 5 लगभग वहां पे इस समय रात के क्या बज रहे होंगे, 2:30 बज रहे होंगे। ठीक है, 2:30 AM हो रहा होगा। ठीक, तो हम उनसे 5.5 घंटे क्या है, इस समय आगे हैं। इसी तरीके से अगर आप अफ्रीका के इस हिस्से में रहते हो, तो उनसे 5.5 घंटे आओगे, वहां इस समय रात होगी, मिडनाइट चल रहा होगा आपका, है ना, इस तरीके से। खैर, यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या आता है कि जीएमटी का क्या कोई अल्टरनेटिव नेम है, तो इसको लिख लो, जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन, ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल यूनिवर्सल टाइम यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल टाइम यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन। ये भी आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसका एक अल्टरनेटिव जो वो है बता दो। चलो वापस आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, 11 हो गया, 6 हो गया, तो एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगला लिखो, नेक्स्ट आपका लिखना, डॉक्टर सौम्या, डॉक्टर सोमैया, सोमिया नहीं, सोमैया स्वामीनाथन, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, स्वामीनाथन,
सोमैया स्वामीनाथन अपॉइंटेड एज, इनको क्या किया गया, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल एडवाइजर, एज प्रिंसिपल एज प्रिंसिपल एडवाइजर, प्रिंसिपल एडवाइजर, प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर, किसकी बनाई गई है, प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आप लोग नॉर्मली क्या बोलते हो, टीबी बोलते हो, नेशनल नेशनल ट्यूबरकुलोसिस, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। एडवाइजर किस क्या बनाया गया, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, एलिमिनेशन प्रोग्राम। क्योंकि हमारे भारत में जो लक्ष्य रखा गया है टीबी इरेडिकेशन का, उससे हम लोग अभी कह सकते हो कि बहुत पीछे अब चल गए हैं। वजह है कि बीच में आपका कोविड का आना, है ना, उसके बाद ये जो प्रोग्राम्स चल रहे थे, यहाँ पे लिख लो, एक स्टार बना के लिख लो, एग्जाम में आपके आ सकता है। तो ये आप लोगों ने लिख दिया होगा कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को क्या बनाया गया है, प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया गया है फॉर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, कि कैसे हटाया जाए टीबी को। क्योंकि जो टारगेट हमने रखा था, मुझे गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आ रही कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। टारगेट क्या था कि बाई विच ईयर वी एलिमिनेट टीबी फ्रॉम इंडिया। अब वो क्या था, तो पहले लिख लो, एक स्टार बना के लिखो, टारगेट टू मेक इंडिया, टारगेट टू मेक इंडिया अ टीबी फ्री कंट्री, टारगेट टू मेक इंडिया टीबी फ्री, टीबी फ्री कंट्री। तो वो हमने रखा था, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने रखा था 2025, जो कि अब अगले साल है आपका 2025। बट लेटेस्ट लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स अभी आई है हेल्थ डिपार्टमेंट से, हेल्थ मिनिस्ट्री से आई हैं कि हमारी जो, क्योंकि पॉपुलेशन उस हिसाब से हमारी 10 साल के अंदर बहुत बढ़ी है, मोर देन 245, सॉरी 145 करोड़ या शायद 150 करोड़ के आसपास हो। और टीबी जो है वो बहुत जल्दी क्या है आपका, बहुत फास्टली एंड रैपिडली दे व्हाट स्प्रेड। क्योंकि एक आपकी कह सकते हो कि जो आपके वो होते हैं माउथ में जो सलाइवा होता है, जब भी जो भी पर्सन जितनी बार खांसता है, जितनी बार छींकता है, चीज़ों को छूता है, तो टीबी उतनी बार जो है विद दी वाटर ड्रॉपलेट्स, या जो सलाइवा के ड्रॉपलेट्स होते हैं एटमॉस्फेयर में आते हैं और वो फिर स्प्रेड होते हैं। और दूसरी बात जो भी मैंने पहले बोली कि हमारी पॉपुलेशन मोर देन 145 करोड़ पहुंच चुकी है, और कई जगहों पर जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली की जो डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर, वो लगभग 12,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में है। तो हमारे यहाँ भीड़ भाड़ का इलाका ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें आप बहुत भीड़ देखते हो। तो अगर एक टीबी पेशेंट वहाँ चला जाए किसी फेस्टिवल में, किसी मेले में, फेयर में, और वो जितनी देर वहाँ रहेगा, लगभग लगभग जितनी बार वो खांसेगा उतनी बार वो टीबी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्रेड करेगा, या वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो 25 का हमारा नहीं हो पा रहा। तो अब इनको बनाया गया कि भाई किस तरीके से और भी ये जो इराडिकेशन वाला है कैसे किया जाए। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि भीड़ भाड़ इलाके में आप आज के दौर में जब भी कभी भीड़ भाड़ में जाओ बहुत ज़्यादा, तो एटलीस्ट मास्क पहन के जाओ, क्योंकि बहुत सारी इस समय ऐसी डिजीज हैं जो आपके एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू फैल सकती हैं। ठीक है। अच्छा, यहीं पे जहाँ आपने टीबी फ्री कंट्री लिखा है, कुछ और के नाम लिख लो जो एग्जाम में आ सकता है, शायद पूछ लें आप लोगों से। मतलब जो आपकी वो है क्या, हमने जो टारगेट बनाया है। दूसरा यहीं पे लिखना स्टार बना के, टू एलिमिनेट एड्स, टू एलिमिनेट एड्स, या ऐसे लिख लो एड्स फ्री कंट्री, शॉर्ट में एड्स फ्री कंट्री। कि ये कब तक कर लेंगे एड्स फ्री जो है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स फ्री कंट्री, ये आपकी 2030 तक, 2030 तक। ठीक है, अब कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं पता नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एड्स के जो स्प्रेडिंग होती है वो आजकल हो रही है इससे, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं। क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट्स क्या करते हैं, जो सिरिंज है वो एक ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा इसको क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। वजह ये हो रही है क्योंकि ड्रग एडिक्ट्स हमारे यहाँ जो यंगस्टर के बीच में ड्रग की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया में बात करो, तो नॉर्थ इंडिया में पंजाब बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स में डूब चुका है। ये हमारे स्टेट्स में उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया,
दिल्ली हो गया, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये एड्स वाले केस पेशेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक तरीके से बढ़े हैं, क्योंकि दे आर यूजिंग द सेम सिरिंज टू इंजेक्ट द ड्रग्स इन देयर आर्टरीज और इन देयर ब्लड। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मलेरिया फ्री कंट्री, वो भाई कब तक कर लेंगे? मलेरिया मलेरिया फ्री कंट्री, पता नहीं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मलेरिया फ्री कंट्री, ये लिखिएगा बाय 2030। ठीक है, मलेरिया फ्री कंट्री बाय 2030, 2030। और उसके बाद एक और मैं, हाँ, फिर लिखो काला अजहर फ्री कंट्री। ये भी बहुत आपकी डेडली डिजीज होती है, स्पेशली बच्चों में, काला अजहर। ठीक है, काला अजहर फ्री कंट्री, ये कब तक हमने रखा है टारगेट? बाय 2023। बट अभी भी रखा था, पर इसको अभी भी इसके पेशेंट्स आ रहे हैं, बट ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि नहीं है। खैर, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो इसमें याद करना है। फिर एक और लिखो, फुट एंड माउथ फ्री, ऐसे लिख लो, फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल, इनमें बहुत होती है ये, फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल, फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल फ्री कंट्री, ऐसे पूरा वर्ड लिख लो, फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल फ्री कंट्री। ये कब तक रखा हमने? क्योंकि इससे जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री है उसमें बहुत नुकसान होता है, बाय 2025। ठीक है, बाय 2025। चलो, तो ये हमारे कुछ मेन तौर पे प्रोग्राम्स हैं जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, काला अजहर हमारा हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टारगेट रखा, आप देखो इसको कब तक पूरा कर पाती है सरकार। अच्छा, नेक्स्ट लिखिएगा, या खाली ओरली सुन लो। जैसे आप सबको पता होगा कि हमने अभी जो अपना T20 का वर्ल्ड कप है, इंडिया ने वो जीता दूसरी बार, सेकेंड टाइम। और जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कोच थे, राहुल द्रविड़, ठीक है, उनका टेन्योर पूरा हो गया, उनके साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट को इंक्रीज नहीं किया गया है। अब उनकी जगह इंडियन टीम का जो कोच बनाया गया है, वो बनाया गया है किसको? गौतम गंभीर को। ठीक है, इसको लिख लो, शॉर्ट शॉर्ट में करके लिख लो, गौतम गंभीर बिकम्स न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। गौतम गंभीर, और किसको रिप्लेस किया अगर ये पूछ लेगा तो क्या टिक कर देना? राहुल द्रविड़। ठीक है, तो इसको ऊपर लाइन बना के लिख दो, गौतम गंभीर becomes the new head coach. Gautam Gambhir becomes the new, yeah, appointed as a new head coach, appointed as a new head coach of Indian cricket team, appointed as a new head coach of Indian cricket team, Indian cricket team। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट कर लो। अरुण बंसल, अरुण बंसल, अरुण बंसल अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी एंड सीईओ, एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक, एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम, पेटीएम पेमेंट पेमेंट बैंक। पेटीएम सबने आपने सुना होगा, उसी का ये पार्ट है, पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आएगा कि भाई अभी नए जो एमडी और सीईओ बने हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के, इन चारों में से कौन है? अरुण बंसल है। ठीक, अब यहीं से दो तीन चीजें पेटीएम के बारे में पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में आपके आ सकता है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि पेटीएम को अभी कुछ दिनों पहले जो है डिबार्ड कर दिया था आरबीआई ने, कि जो पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस उसको मिला है, उसको सस्पेंड कर दिया गया था फॉर मिस कैलकुलेशन, या एक तरीके का स्कैम किया था बैंक्स में जो उसके डिपॉजिटर्स थे और जो फंड ट्रांसफर हुआ था उसको लेकर। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, पेटीएम का आपने मेन तौर पे क्या देखा होगा, जो आपका क्यूआर कोड पे होता है वही था। अब यहाँ से दो तीन चीजें हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक स्टार बना के लिखना शुरू करो। पहला पॉइंट लिखना, पेटीएम वॉज फाउंडेड इन 2010, और उस समय इसको इतनी पॉपुलरिटी नहीं मिली थी। पेटीएम वॉज फाउंडेड इन 2010, इन 2010 बाय
विजय शेखर शर्मा। किसने स्टैब्लिश किया था, एग्जाम में आएगा तो ये टिक करके आना, विजय विजय शेखर शर्मा। ठीक है, विजय शेखर शर्मा। तो जिस समय इन्होंने 2010 में पेटीएम को स्टैब्लिश किया था, उस समय जो है इतना ज़्यादा इसका वो नहीं था, मतलब लोग यूज़ तो कर ना के बराबर यूज़ करते थे। दे डजेंट क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड कि ऐसे भी कोई पेमेंट हो सकता है। ठीक। लेकिन यहाँ इसको बूम अप कब मिला, वो मिला आपका डी मोनेटाइजेशन। तो दोनों में से किसी को याद है कि किस साल की बात कर रहा हूँ मैं, डीमोनेटाइजेशन जब किया गया था, जिसमें आपके 1000 रुपीज के जो नोट्स थे और 500 रुपीज के नोट्स को बंद कर दिया गया था। ये 16। 2016, ठीक है, 2016 में। तो यहीं पे एक स्टार बना के लिख दो। आ, इसको ऐसे लिखो, डी मोनेटाइजेशन इन इंडिया। एक स्टार बना के लिखना पॉइंट, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। डी मोनेटाइजेशन इन इंडिया हैज ऑकर्ड फॉलोइंग टाइम्स, हैज ऑकर्ड फॉलोइंग टाइम्स। देखो भाई कब कब किया गया, तो खाली 2016 की बात नहीं, उसके पहले भी किया गया था। तो लिखिए, पहला फर्स्ट जो था वो था 1946। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स ने किया था। उसके बाद सेकंड जो किया गया, दैट इज 1978। ठीक है, 1978 में किया गया, 1978, 1978। और ये 1978 में जो किया गया था, इसमें उस समय यानी कि आप कह सकते हो कि 1950 से लेकर 1978 तक जो है, ये वो टेन्योर था जब हमारे यहाँ किसके 1000 रुपीज के करेंसी थी। एक नोट जो है 1000 रुपीज का था। देन 5000 का एक नोट था। तो हम लोग सोचते हैं कि भी 2000 का जो नोट था वही बड़ा नोट था, इंडिया में ऐसा नहीं है। और इससे भी बढ़कर इससे बड़ा एक और नोट था 10,000 का। तो इमेजिन करो कि आपकी पॉकेट में सिर्फ 2 नोट है या 5 नोट है या 10 नोट है 10,000 के, तो 1 लाख रुपए आप अपनी जेब में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 5000 का, सॉरी 1000 का, 5000 का और 10,000 का, ये सारी जो करेंसी थी, ठीक है, ये 1978 में क्या कर ली गई, बाय द गवर्नमेंट विड्रॉ कर ली गई। ठीक है, ये सोच कर कि जो ब्लैक मनी है काफी कर्टेल होगा, पर उसमें भी कुछ नहीं हो। और अब इस बार भी जो थर्ड टाइम किया गया था, लिख लो, थर्ड टाइम आपका क्या, 2016, 2016, जिसमें आप लोग को याद होगा 1000 की करेंसी और 500 का जो नोट था उसको क्या कर लिया था, विड्रॉ कर लिया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। दूसरा, टेक्निकली जो आपकी ये करेंसी आपकी पॉकेट में होती है अभी भी जो है आपके पास, ठीक है, वो क्या है एक्चुअल में, वो एक्चुअल में जो आपकी करेंसी है उसको लीगली बोलते हैं, लीगल टेंडर बोलते हैं। ठीक है, लीगल लीगल टेंडर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है कि जितना लीगल टेंडर आपके पॉकेट में है, उसके बराबर की जो सर्विसेज हैं या उसके बराबर का जो गुड्स है जो डिमांड कर रहा है वो आपको मिलेगा। यानी फॉर एग्जांपल, आप बाजार जाते हैं और कोई बुक परचेज करने की कोशिश करते हैं इस लीगल टेंडर से, तो जो बुक बेचने वाला है, अगर उसका वो 500 रुपीज बोलेगा कि प्राइस है, तो वो प्राइस आपका जो आपकी पॉकेट में 500 का रुपीज है, जो कि नोट किसने पब्लिश किया है, बाय द आरबीआई, वो बाउंडेड है उसको लेने के लिए और उसके बदले में आपको किताब देने के लिए, सामान देने के लिए। बदले में मतलब जब वो डील फाइनल हो जाए, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप किसी शॉप में गए, बुक शॉप में गए, वो आपको मना कर सकता है बुक देने से, वहां पे आप चाहे उसको कितना भी पैसा दें, वो उसके ऊपर है। लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि भाई घर से जाओ, क्या लेके आओ, 10 किलो अनाज लेके आओ तब मैं बुक दूंगा, या 5 किलो आपका चावल लेके आओ, या एक साइकिल को बदले एक बुक दूंगा। ये जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम नहीं होता है, बट वो है हमारे यहाँ कि हर चीज का, हर गुड्स का, हर सर्विस का जो प्राइस होगा वो इस लीगल टेंडर की फॉर्म में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि कौन इशू करता है, आपका आरबीआई इशू करती है। ठीक है, ये चीज आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक, चलिए अब आप लोगों निकाल लीजिए। हाँ, एक और में लिखिएगा, सिलेक्शन सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर।
सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं या स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, बट किसके कहने पे करता है, पीएम के कहने पे करता है। ठीक है, ऐसा होता भी है कि जो भी आपका लीडिंग, इसको बहुत ध्यान से सुनते जाओ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जरूरी है आप लोग के लिए, कि जो भी आपका मेजोरिटी पार्टी होती है, मेजोरिटी पार्टी यानी कि आफ्टर द जनरल इलेक्शन, उस मेजोरिटी पार्टी जो जिसको भी अपना लीडर चूज करती है वही लीडर आगे जाके क्या बनता है, पीएम बनता है। और उसके बाद पीएम जो है एक बकायदा लिस्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट उन्हीं को क्या बनाते हैं, मिनिस्टर्स बनाते हैं। तो वो मिनिस्टर्स जो हैं वो जरूरी नहीं कि लोकसभा से हो, उनमें से हो सकता है सारे मिनिस्टर, आधे मिनिस्टर, डिपेंड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर, वो मिनिस्टर्स जो है राज्यसभा से भी हो सकते हैं। इसका जीता जाता एग्जाम्पल अभी हमारे क्या है, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हमारे कहाँ से हैं, राज्यसभा से हैं। या इसके पहले अगर आप देखें 10 साल जो जब आपकी किसकी गवर्नमेंट रही, आपकी यूपीए की गवर्नमेंट रही, तो उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि लोकसभा से मेंबर नहीं थे, वो राज्यसभा से मेंबर थे। ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गई आपकी इक्वालिटी जो है वो हो गई। ठीक, उसके बाद अगला एक और लिखो, एनुअल रिपोर्ट्स प्लेस्ड इन बोथ द हाउसेस। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, भी समझा दूंगा। एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स प्लेस्ड, प्लेस्ड बोथ इन बोथ हाउसेस। एनुअल रिपोर्ट्स प्लेस्ड इन बोथ हाउसेस। एनुअल रिपोर्ट किसकी, मैंने पहले भी पढ़ाया था, शायद बता देता हूँ अभी। जैसे कि आपका क्या हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक है, या आपका क्या हो गया, कैग हो गया, हाँ, या आपका क्या हो गया, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, एनएचआरसी, वुमेन कमीशन, जितने भी कमीशन है, जितने भी आप मेरे मुंह से कमीशन के नाम सुनते हो, या यूपीसी हो गया या कैग हो गया। एनुअल रिपोर्ट का मतलब कि पूरे साल भर इन्होंने क्या काम किया है, वो सारे कामों की लिस्ट बनाई जाती है, वो रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में सबमिट आपकी की जाती है फॉर द कंसिडरेशन। तो ये दोनों हाउसेज में जाती है, दोनों हाउसेज इसको क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं कि भाई क्या क्या काम किया, क्या क्या अच्छे काम थे, क्या क्या रिपोर्ट का सॉर्ट आउट किया आपने। ठीक है, तो अच्छी बात है कि राज्यसभा को उतनी ही पावर है आपकी। ठीक, एक ये चीज होगी हमारी। फिर उसके बाद लिखो अगला आपका एक और, जहां पे इक्वालिटी है, लिखिए इफ पार्लियामेंट, अगर इफ पार्लियामेंट want to increase, want to increase, if parliament want to increase the powers of, the powers of, the powers of court and कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, या शॉर्ट में या इसको हटा के सीधा लिख दो, पावर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, या आपका क्या हो गया, क्या कहते हैं, कोर्ट्स हो गया आपके, इन सब का अगर पावर को इंक्रीज करना है, इनकी जुरिस्डिक्शन को इंक्रीज करना है, तो आपको ऐसा बिल लाना पड़ेगा, और वो बिल दोनों हाउस में पास होना चाहिए। ठीक है, तो इफ यू वांट टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि इंस्टीट्यूशंस, दोबारा से यहाँ पे आपको राज्यसभा से उसको पास कराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका यहाँ पे ये सब टॉपिक हमारा खत्म हुआ कि वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पर राज्यसभा की जो है वो इक्वालिटी होती है लोकसभा के बराबर, ये जानते हुए कि राज्यसभा के मेंबर का जो इलेक्शंस होता है वो डायरेक्टली बाय द पीपल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अब लिखो अनइक्वल स्टेटस। अनइक्वल हेडिंग डालना, अनइक्वल, अनइक्वल स्टेटस, अनइक्वल स्टेटस मीन्स क्या हो गया, यानी कि भाई अब तक हम पढ़ते आए थे कि राज्यसभा कहाँ का इक्वालिटी रखता है, अब पढ़ेंगे शॉर्ट में कि अनइक्वल स्टेटस क्या क्या है जहां पर राज्यसभा की इक्वालिटी लोकसभा से नहीं होती है। ठीक है, ये भी आपके प्रीलिम्स या मेंस में अलग से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला पहला लिखो, और ये मैं कई बार बोल भी चुका हूं, इन अ मैटर ऑफ मनी बिल, इन अ मैटर ऑफ मनी बिल। ठीक है, इसको ओरली बस सुन लो, 2 लाइन का है, और कई बार मैं बता भी चुका हूं कि मनी बिल जो है दोनों हाउसेस में से सिर्फ और सिर्फ कहां पर आता है, मनी बिल आपका सिर्फ और सिर्फ मनी बिल लोकसभा में आता है। ठीक है, और मनी बिल के साथ क्या है कि जब लोकसभा में मनी बिल पास हो जाता है, जब इसको कहाँ भेजा जाता है, राज्यसभा में, और राज्यसभा के पास जैसी जिस दिन मिलता है राज्यसभा को 14 डेज का जो
क्लॉक है, टाइम कह सकते हो स्टॉप वॉच है या क्लॉक है, वो चालू हो जाती है या तो 14 डेज के अंदर अंदर। जैसे मान लीजिए अगर मनी बिल लोकसभा में पास होता है और 1 अगस्त को जो है वो राज्यसभा को मनी बिल मिलता है, तो 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में क्या होगा कि मान लीजिए 1 अगस्त को राज्यसभा को मिला, इन्होंने 3-4 दिन में उस पर डिस्कशन किए और 5 अगस्त को विद रिकमेंडेशंस मनी बिल को वापस भेज दिया, वो भेज सकता है राज्यसभा, ठीक है। लेकिन वापस 6 अगस्त को लोकसभा ने बिना राज्यसभा की रिकमेंडेशंस को माने या रिकमेंडेशन को मान के दोबारा बिल राज्यसभा में भेज दिया, ठीक है। तब भी वही 14 अगस्त क्या रहेगी, डेडलाइन रहेगी। यानी कि 14 अगस्त से पहले पहले हो सकता है फिर ये 8 अगस्त को भेज दे, फिर ये 9 अगस्त को वापस भेज दे, हो सकता है फिर ये 11 अगस्त को भेज दे विद सम रिकमेंडेशन, फिर वो 12 अगस्त को वापस भेज दे राज्यसभा के पास। लेकिन जैसे ही 14 अगस्त आएगा तो 14 अगस्त की शाम को राज्यसभा की जो सेक्रेटरीट होगी वो उस बिल पे मोहर लगाएगी कि भाई ये बिल हमारे यहाँ से पास हो चुका है, ठीक है। तो ये अनइक्वालिटी किसके साथ है, राज्यसभा के साथ है। क्योंकि जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं उनमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, या उनमें क्या पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी ऑर्डिनरी बिल अगर लोकसभा में पास होता है और राज्यसभा में क्या होता है, उसको 14 डेज का नोटिफिकेशन नहीं होता या डेडलाइन नहीं होती है। राज्यसभा जब तक चाहे उस पर डिस्कशन कर सकता है, वोटिंग करवा सकता है, हो सकता है कि उसको रिजेक्ट कर दे, वो राज्यसभा में पास ही ना हो पाए, ठीक है। लेकिन मनी बिल के साथ ये चीजें नहीं हो सकती। दूसरा लिखो फाइनेंशियल बिल। अभी पढ़ेंगे हम लोग, फाइनेंशियल बिल 2 तरीके के होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ लिख लो फाइनेंशियल बिल। इसको लेके भी सारी पावर जो है वो लोकसभा के पास है, बट इसमें भी 1 और 2 है जिसमें राज्यसभा का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, उसको भी पढ़ाऊंगा मैं। तो फाइनेंशियल बिल आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या, स्पीकर। अगला पॉइंट बना के लिखना, स्पीकर ऑलवेज, स्पीकर ऑलवेज चेयर्ड, ऑलवेज चेयर्ड द ज्वाइंट सिटिंग, ऑलवेज चेयर्ड द ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। यानी कि हमने पढ़ा था कि भाई जो ये जो ज्वाइंट सिटिंग है ये बुलाता कौन है, आपका प्रेसिडेंट बुलाता है, लेकिन उसकी चेयरमैनशिप कौन करता है, स्पीकर। अगर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, वो नहीं है तो उसके बाद राज्यसभा में या राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि ये क्या अनइक्वालिटी है, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद आ, एक और आपकी क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब इसको मैं पढ़ाऊंगा आज। नो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसको अंडरलाइन कर दो। डिट नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। अभी पढ़ेंगे इसको, लेकिन लिख लो अभी पहले, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। और एक लास्ट लिख लो आपका, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट। राज्यसभा कैन नॉट वोट, कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स ऑफ ग्रांट। क्योंकि ये जो डिमांड्स ऑफ ग्रांट है ये सारा मैटर किसका है, आपका बजट का है, ठीक है। और बजट के साथ भी आपकी वही क्या रिस्ट्रिक्शंस है कि एक बार बजट अगर लोकसभा में ही पास होगा या इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद राज्यसभा को उसको 14 डेज के अंदर जो है पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, आपकी अनइक्वालिटी हो गई राज्यसभा के लिए, ठीक। अब लिखो स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, स्पेशल, स्पेशल पावर्स, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा की स्पेशल पावर्स क्या है, तो भाई पहले लिखो, दो ही पावर्स हैं, बड़ी अच्छी पावर्स है। पहले लिखिएगा, राज्यसभा कैन मेक लॉ, राज्यसभा कैन मेक लॉ, कैन मेक लॉ फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, ठीक है। कैन मेक लॉ फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, ठीक है। अब ये क्या चीज हुई भाई, देखो 3 तरीके की आपकी लिस्ट होती है, इसको हम लोग सेंट्रल स्टेट रिलेशन में पढ़ते हैं। पहली एक आपकी क्या होती है, यूनियन लिस्ट होती है, इसको सेंट्रल लिस्ट भी कई बार कहते हैं, यूनियन लिस्ट होती है। उसके बाद आपकी स्टेट लिस्ट होती है, उसके बाद आपकी कॉन्करेंट लिस्ट होती है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि यूनियन लिस्ट में जो टोटल आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है,
उस पर लॉ बनाने का जो राइट है वो पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर लॉ बनाने का जो राइट है वो हर एक स्टेट असेंबली के पास है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉ बनाने का जो राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का भी है। ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है आपका यानी कि ये वाला, कि जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उसमें स्टेट को छोड़ के कोई दखल नहीं दे सकता, लेकिन राज्यसभा को ये स्पेशल पावर दे रखी है कि अगर वो चाहे तो किस पे लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो लॉ बना सकता है और उसको उस पर्टिकुलर स्टेट में या दो स्टेटों में या पूरे भारत में इम्प्लीमेंट करवा सकता है। ठीक है। तो ये पावर जो है लोकसभा को नहीं दे रखी, ये पावर किसको दे रखी है, आपके क्या कहते हैं स्टेट सॉरी राज्यसभा को दे रखी है। ठीक है। पहली चीज तो आपकी ये हो गई, कैन मेक लॉ फ्रॉम दी स्टेट लिस्ट। और दूसरा आपका क्या हो गया, सेकेंड थिंग लिखिए, अंडर द आर्टिकल 312, अंडर द आर्टिकल 312, अंडर द आर्टिकल 312 राज्यसभा कैन मेक ऑल इंडिया सर्विस। राज्यसभा कैन मेक, राज्यसभा कैन मेक ऑल इंडिया, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है। राज्यसभा कैन मेक ऑल इंडिया सर्विसेज। तो लिख लो भाई इसने कौन कौन सी सर्विस क्रिएट की है राज्यसभा ने। सबसे पहले तो लिखिएगा आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वो इसने बनाई है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है। उसके बाद आपका लिखिएगा एक और सर्विस ने बनाई थी, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, आईईएस हम लोग बोलते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग। ठीक है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ये इसने बनाई है। और उसके बाद आपका इंडियन इंडियन मेडिकल सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विस। ठीक है। तो ये जो आपकी थी सर्विस जो थी तीनों की तीनों, ये आपकी 1961 में बनाई गई थी। ये आपसे ईयर भी पूछ सकता है। ठीक है। ये 61 में पहली बार जो है वो कौन कौन सी तीन सर्विसेज जो है राज्यसभा ने बनाई, तो 1961 में आईएफएस हो गया, आईएएस हो गया और इंडियन मेडिकल सर्विसेज हो गया। ठीक है। फिर दोबारा राज्यसभा ने अपना इस पावर का यूज किया 1962 में। ठीक है। तो सॉरी 1965 में। तो अगला पॉइंट बना के लिख दो अगली लाइन से, इन 1965, in 1965 राज्यसभा created following services। राज्यसभा, ठीक है। चलो तो हाँ, तो हम लोग कर रहे थे कि 65 में दो सर्विसेज बनाई गई थी। पहला था आपका इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस। ठीक है। पहला आप लिख लो, इंडियन, इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस, ये तो पहली हो गई आपकी इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस। और दूसरी लिख लो इंडियन एजुकेशन सर्विस। सेकंड जो सर्विस बनाई गई थी इंडियन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सर्विस। ठीक है। इंडियन एजुकेशन सर्विस। तो ये दो सर्विसेज का जो फॉर्मेशन था वो 65 में आपके राज्यसभा के थ्रू किया गया। ठीक। तो ये आपको ध्यान रखता है 61 और दूसरा आपका 1965। ठीक। एग्जाम में कोई भी दे सकते हैं या स्टेटमेंट की फॉर्म में दे सकते हैं या सिंगली इंडिविजुअली भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये आपकी सुपरमेसी जो थी वो किसकी थी आपकी, कह सकते हो कि राज्यसभा की सुपरमेसी थी, जो कि लोअर हाउस यानी कि हमारे लोकसभा के पास नहीं होती है। ठीक। चलो अगला बढ़ते हैं हम लोग, हेडिंग डाल लो आप लोग, अगला जो आपको दिख रहा होगा लिखिए, हेडिंग डाल दो, पार्लियामेंट टर्म्स, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं पार्लियामेंट डिवाइसेस। जो भी आपको ऑब्लिक करके लिख दो, कई बुक्स में डिवाइसेस लिखा हुआ है, पार्लियामेंट टर्म्स या ऑब्लिक करके लिख दो डिवाइसेस, पार्लियामेंट्री डिवाइसेस या पार्लियामेंट डिवाइसेस या पार्लियामेंट टर्म्स, पार्लियामेंट टर्म्स। ठीक। चलिए, अब इसमें जो हम लोग कर रहे हैं ये प्री और मीन्स दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो हम कर रहे हैं। तो पहला लिखो फाइनेंशियल बिल, जो भी मैंने बताया था
या अभी जो हमने फाइनेंशियल बिल का नाम लिया था उसी को समझ लेते हैं क्या चीज़ है। फाइनेंशियल बिल्स, एस लगा देना, फाइनेंशियल बिल्स। ठीक है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल बिल्स। चलिए, इसमें लिखिएगा, पहला पॉइंट बना के लिखिए, फाइनेंशियल बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स डील्स इन या डील्स विद, फाइनेंशियल बिल्स डील्स विद रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मैटर। ये तो साफ साफ आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी बिल अगर किसी भी टाइप के रेवेन्यू या किसी भी टाइप के एक्सपेंडिचर मैटर को डील कर रहा है तो वो हम क्या कह देंगे, बिल को फाइनेंशियल बिल बोल देंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मैटर्स, एक्सपेंडिचर मैटर्स। ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल बिल हो, सॉरी सॉरी, वो रेवेन्यू आपका कॉन्सेप्ट हो या एक्सपेंडिचर हो, तो बिल में अगर लिखा हुआ उसके बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो बिल क्या बन जाएगा, अपने आप फाइनेंशियल बिल बन जाएगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट बना के लिखना, फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल बिल्स आर ऑफ थ्री काइंड। ये तीन तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल बिल्स आर ऑफ थ्री काइंड्स, आर ऑफ थ्री काइंड्स। पहला लिखो, जो आप सुनते आ रहे हैं क्लास में, मनी बिल। ठीक है, पहला आपका जो हो गया मनी बिल हो गया। इसके आगे आर्टिकल लिख दो, कौन सा है, 1110। ठीक है, भूलना नहीं, कई बार ये भी मैच द फॉलोइंग में स्पेशली स्टेट पीसीएस में सीधा सीधा आ जाता है। ठीक है, तो पहला आपका हो गया मनी बिल 110, 110। दूसरा आपका लिखिए फाइनेंशियल बिल पैरा वन, फाइनेंशियल बिल पैरा वन, इसको कई बुक्स में फर्स्ट भी लिखा हुआ है। तो ये आपका हो गया किस आर्टिकल में, आर्टिकल 117 पैरा वन। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है जितनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, फाइनेंशियल बिल पैरा वन। ठीक, उसके बाद थर्ड लिखिएगा फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल पैरा टू, पैरा टू। और इसका आर्टिकल लिख लो, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, 117 पैरा थ्री, 117 पैरा थ्री। ठीक है, तो चाहे वो मनी बिल हो या फाइनेंशियल बिल फर्स्ट हो या फाइनेंशियल बिल सेकंड हो, सब में किसी न किसी तरीके से किसकी बात की गई है, रेवेन्यू की बात की गई है या एक्सपेंडिचर की बात की गई है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक है, चलो समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट बना के लिखिएगा या हेडिंग डाल दो, फाइनेंस मनी बिल की अभी बाद में बात करेंगे, सीधा पहले लिखो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट या पैरा वन, जो कि आपका किसमें आर्टिकल था, आर्टिकल 117 पैरा वन में था। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो है आपके एग्जाम में फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और फाइनेंशियल बिल सेकंड के डिफरेंस को लेके एग्जाम में पूछ लेते हैं और बड़ा ट्रिकी चीज है। और या फिर आपके मेंस में लिखने को आ जाता है कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल्स, तो यानी कि आपसे एग्जामिनर जो है तीनों के बारे में पूछ रहा है, मनी बिल, FB1 FB2 के बारे में पूछ रहा है, और अगर वो 150 वर्ड्स में है तब तो पक्का वो तीनों आपको मतलब 50-50 वर्ड्स में आपको लिख के आना ही आना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें लिखिए दिस बिल, दिस बिल contains या have या contains matter of, contains matter, matter ऐसे लिख लो, contains matters, contains matters described, described in, described in money bill, described in money bill as well as, ये तो होगा ही होगा, as well as, as well as matters of, matters of general, matters of general legislation, matter of general legislation। ठीक है, मैटर, मैटर ऑफ जनरल लेजिस्लेशन, यानी कि फाइनेंशियल बिल में दो चीजें आपको मिलेंगी। जो मनी बिल का कंटेंट होता है वो तो आपको फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में मिलेगा ही मिलेगा,
साथ ही साथ प्लस आपका जो जनरल रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जो ऑर्डिनरी बिल के कुछ आपके कह सकते हो कि एक्ट्स होते हैं या कुछ आपकी बातें होती हैं, वो भी आपको फाइनेंशियल बिल के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, फिर लिखो अगला पॉइंट करके, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना फाइनेंशियल बिल फर्स्ट। ये फर्स्ट जरूर लिखना कि आप भूलो नहीं। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट या पैरा 1 ऑलवेज ऑलवेज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, यानी कि बिल्कुल मनी बिल की तरह हो गया कि इसको आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और मनी बिल की ये क्या हो गई, एक आपकी सिमिलैरिटी हो गई कि ऑलवेज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ठीक है, फिर लिखो थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, देखिए पैरा 1 रिक्वायर्ड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, रिक्वायर्ड रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, रिक्वायर्ड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमने पढ़ा था कि मनी बिल में भी ऐसा ही होता है कि रिक्वायर्ड द प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में भी ऐसे ही हो रहा है कि इट रिक्वायर्ड अ रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर लिखो अगला पॉइंट करके, फिर लिखो द फाइनेंशियल बिल फर्स्ट द फाइनेंशियल बिल फर्स्ट कैन बी आइदर rejected. The financial bill first can be either rejected, can be either rejected, can be either rejected और amended। दो ही चीजें कर सकते हैं भाई हम, यानी कि राज्यसभा कैन बी आइदर रिजेक्टेड और amended by राज्यसभा, by राज्यसभा, by राज्यसभा। ठीक है, amended और rejected by राज्यसभा, by राज्यसभा। ठीक, फिर दूसरा देखो अगला पॉइंट करके, तो यहां पर आप देखो मनी बिल से अब ये थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया। मनी बिल के साथ क्या था कि मनी बिल को आप जो राज्यसभा है वो क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। अमेंड का मतलब उसमें रिकमेंडेशन भेज सकती है कि भाई ये इसमें चेंज कर दो, विद इन 14 डेज जो है लोकसभा के ऊपर इसको माने या ना माने, नहीं मानता तो पास था। यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा फाइनेंशियल बिल फर्स्ट अब यहाँ से अलग होना शुरू हो गया, कह सकते हैं ये बाउंड्री लाइन हो गई कि रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय राज्यसभा। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखो, द प्रेसिडेंट कैन कॉल अ ज्वाइंट सिटिंग फॉर फाइनेंशियल बिल फर्स्ट। प्रेसिडेंट कैन कॉल president can call a joint sitting, president can call a joint sitting for financial bill first, for financial bill first, for financial bill first। ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी हैं जो इसको क्या कर देती हैं, जो मनी बिल है जो कितना पावरफुल बिल है उससे बिल्कुल अलग कर देती है। ठीक है, अब आइए फाइनेंशियल बिल सेकंड में, फाइनेंशियल बिल सेकंड या पैरा सेकंड में आइए, इसको लिखिएगा, इसमें लिखो इट कंटेन्स, इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स द सब्जेक्ट, इट कंटेन्स द सब्जेक्ट सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम दी, कहां से भाई खर्च कर रहे हो, एक्सपेंडिचर फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मीन्स क्या हुआ कि
मतलब दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जब भी आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आपको मतलब गवर्नमेंट को इससे मनी को विड्रॉ करना होगा या कुछ भी इसमें चेंज या कुछ भी करना है, तो आपको फाइनेंशियल बिल सेकंड जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, ऑफ इंडिया। फिर लिखो अगला पॉइंट करके, एफ बी सेकंड ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिल, इसको अंडरलाइन कर देना, ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिल, ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। तो जब ये वर्ड आ गया ऑर्डिनरी बिल, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डिनरी बिल जो है वो किसी भी हाउस में क्या हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो यानी कि जो मनी बिल था और आपका फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, उसके साथ हमने क्या पढ़ा था कि वो सिर्फ और सिर्फ दोनों कहाँ इंट्रोड्यूस होंगे, आपके लोकसभा में होंगे। लेकिन फिर वो मनी बिल को हमने पढ़ा कि किस मामले में उसको डिग्रेड कर देते हैं, यानी कि मनी बिल को बाकी दो जगह तो बिल्कुल, सॉरी, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट को बाकी दो जगह तो मनी बिल के बराबर रखा कि फाइनेंशियल बिल फर्स्ट को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे मनी बिल को करते हैं। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट को प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है इंट्रोड्यूस करने से पहले, जैसे कि मनी बिल में करते हैं। लेकिन तीसरे में क्या कर दिया गया था, हमने पढ़ा था कि जो राज्यसभा है उसको क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या अमेंड कर सकता है। फाइनेंशियल बिल सेकंड तो और ज्यादा इन्होंने डिग्रेड कर दिया, यानी कि यहां पर फाइनेंशियल बिल सेकंड को हमने क्या माना है, ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया है, क्योंकि इसमें कोई भी जो मनी बिल था आपका आर्टिकल 110, उसकी कोई भी बातें इसमें लिखी नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो बाकी चीजें मैं आप लोग को नहीं लिखा रहा हूँ, लिखा क्यों नहीं रहा हूँ, जैसे कि अभी लिखाई थी कि ऑर्डिनरी बिल बन गया या ऑर्डिनरी बिल ट्रीट किया जाता है, तो फिर वही हो गया कि राज्यसभा अगर एग्री नहीं करता है तो क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, फिर उसकी चेयरमैनशिप कौन करेगा, स्पीकर करेगा, ठीक है। तो ये इसको क्या कर देता है, कॉमन कर देता है। तो इस तरीके से हमने अभी समझ लिया मनी बिल क्या होता है, ठीक है। मनी बिल में तो स्ट्रिक्टली क्या होगा, जिसमें फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं, रेवेन्यू मैटर होगा, प्योरली वही होंगे आपके, और सिर्फ वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर पास करेगा, वरना वो पास माना जाएगा। मनी फाइनेंशियल बिल फर्स्ट के साथ क्या हो गया, राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर सकता है, अमेंड कर सकता है, और फाइनेंशियल बिल सेकंड क्या हो गया, पूरी की पूरी तरीके से एक ऑर्डिनरी बिल हो गया। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहां से, जितना हमने अब तक पढ़ा एमसीक्यू में, कि आपको स्टेटमेंट जो है थोड़े से कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे देंगे कि फाइनेंशियल बिल सेकंड या पैरा सेकंड ऑलवेज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, गलत। हमने क्या पढ़ा था कि पैरा वन वाला एफबी जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, ऐसा एक स्टेटमेंट दे देंगे। तो बड़े आराम से स्टेटमेंट बनना कि वो आपसे किस उसके बारे में पूछ रहा है, मनी बिल के बारे में पूछ रहा है, या फाइनेंशियल बिल फर्स्ट के बारे में पूछ रहा है, या फाइनेंशियल बिल आपका किसके सेकंड के बारे में पूछ रहा है, या ऐसे देगा स्टेटमेंट कि वो कौन कौन से मैटर हैं जहां पे मनी बिल और फाइनेंशियल बिल फर्स्ट एक जैसे होते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से मैटर्स हैं, या क्या ऐसा मैटर इसमें फाइनेंशियल बिल सेकंड जो है वो बिल्कुल ही दोनों से अलग हो गया। दोनों से कैसे अलग हो गया, क्योंकि उसको शुरू से ही क्या ट्रीट किया गया है, एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया गया है। और फिर ऐसा हो सकता है कि बताओ इनमें से किसके लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, तो हमने पढ़ लिया कि भाई ज्वाइंट सिटिंग फाइनेंशियल बिल फर्स्ट के लिए भी बुला सकते हैं और फाइनेंशियल बिल सेकंड के लिए तो बुला ही सकते हैं, क्योंकि उसको ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया गया है। क्लियर यहाँ तक प्रेरणा, विभूति, यहाँ तक समझ में आ गया, मनी बिल क्या हो गया, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट क्या हो गया, और फाइनेंशियल बिल सेकंड क्या हो गया, ठीक। यस सर। ठीक है, तो इसमें ये मेंस के लिए भी आप लोग का तैयार हो गया और प्री के लिए भी, ठीक है। बाकी इसमें भी ध्यान रखना, मैंने बताया नहीं है लेकिन मैं ओरली बता दे रहा हूँ कि फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और फाइनेंशियल बिल सेकंड जब हाउस से पास होने के बाद किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो मनी बिल के साथ तो क्या है कि भाई प्रेसिडेंट को विद इन 14 डेज साइन करना पड़ेगा, वरना वो साइन माना जाएगा। यहां पर क्या होता है दोनों बिल में, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और फाइनेंशियल बिल सेकंड में, कि ही गिव हिज एसेंट, जैसे कि देता है, या विदहोल्ड हिज एसेंट, और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, जैसे ऑर्डिनरी बिल को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इस मामले में ये दोनों बिल एक तरीके से एक जैसे हो गए। तो अब क्वेश्चन मेंस में किसी भी बन जाए तो कर लोगे आप लोग कि वो कौन कौन से मैटर है जब फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और सेकंड एक जैसे हैं, वो कौन कौन से मैटर है जब फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और सेकंड अलग अलग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म लिखिएगा आपका
क्वेश्चन आर, अगला टर्म लिखो क्वेश्चन आर, क्वेश्चन आर। ठीक है, तो जहां आपने क्वेश्चन आर लिखा है वहीं पे एक एरो बना के लिख दो बिटवीन, ये कब होता है 11 to 12, यानी कि सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, बिटवीन 11 to 12, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, कब से कब तक होता है, 11 से 12, 1 घंटे के लिए होता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि जो हमारे यहाँ, इसको आगे बढ़ाने से पहले बता दूं कि जो हमारे यहाँ पूरे साल में सेशन होते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूं कि 3 सेशन आपके होते हैं। पहला आपका क्या हो गया, बजट सेशन, दूसरा आपका मॉनसून सेशन, और फिर आपका विंटर सेशन। ठीक है, और तीनों ही सेशन का जब दोनों हाउस दिल्ली में मिलते हैं, सारे आपके एमपी, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, ये जो सामने आप देख रहे हो फोटोग्राफ, यहाँ आते हैं मीटिंग करने के लिए। और क्यों आते हैं, क्योंकि बिल पे डिस्कस करना है, बिल को पास करना है, पार्लियामेंट्री कमेटी को देना है। ठीक है, ये सब चीजें। तो इनका तीनों ही सेशन में जो वर्किंग आवर होता है, जैसे भाई हमारा ऑफिस का वर्किंग आवर क्या होता है, नॉर्मली सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है, कॉलेज का टाइम सुबह 8 से 2, ऐसे करके इनका भी एक टाइम टेबल है कि भाई सुबह कब काम पे आएंगे, यानी कि डिस्कस करने, बिल को पास करने के लिए आएंगे, और कब घर जाएंगे। तो वो जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है नॉर्मली जो वर्किंग आवर है वो होते हैं 11 बजे से लेकर, सुबह 11 बजे आते हैं, और कब तक पहला शिफ्ट चलती है, 11 से 1 बजे तक, यानी कि 11 AM to 1 PM। ठीक है, ये इनकी पहली शिफ्ट होती है तीनों सेशन में, चाहे बजट में आ रहे हो, चाहे मानसून में आ रहे हो, या विंटर में आ रहे हो। ठीक है, उसके बाद बेचारे थक जाते हैं 2 घंटे काम करके, और फिर 1 से 2 जो है वो क्या होता है, इनके यहाँ लंच होता है। ठीक है, बड़ी अच्छी से कैंटीन बना रखी है इन्होंने, सब्सिडाइज रेट में हर चीज मिलती है यहाँ पर। उसके बाद जब 2 बजे ये अपनी पेट पूजा कर लेते हैं, खाना पीना खा लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी शिफ्ट में काम होता है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, और उसके बाद भी 6 PM ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स कैसे, यानी कि पर्टिकुलर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका CAA हो गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया। ठीक है, सिटीजन जो जिसके तहत क्या प्रोविजन किया गया, आप देख रहे हो लगभग हर 3 दिन में छोड़ के एक बार न्यूज आ रही है कि जो भी पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हिंदू हैं या बांग्लादेश से आए हुए हिंदू हैं, उनको क्या दी जा रही है, भारत की नागरिकता दी जा रही है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जब बिल पास हुआ था तो इसमें 2 दिनों तक बहस चली थी, बड़ी तगड़ी बहस हुई थी। तो 6 बजे तक किसी बिल पे बहस चल रही है, और वो बहस बीच में नहीं रोकना चाहते कि हम लोग, और चाहते हैं कि लोग अपनी बातें रखें। तो इसके भी ऑनवर्ड जो है, फिर वो स्पीकर, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं स्पीकर को, ध्यान रखना बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, जार्गन की याद हो जाए, कि जार्गन, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो टाइम को बढ़ा देते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है, खासतौर पे बजट के डिस्कशन पे, कि रात को 11 11 बजे तक, एक बार तो 12 1 बज गए थे, मुझे बिल का नाम याद नहीं आ रहा, 1 बज गए थे सुबह के, तब तक लोग डिस्कस कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो इनका शेड्यूल होता है 11 से 1 और 2 से 6। ठीक है, उसी में जो 11 से 12 का आपका टाइम होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन आवर के बारे में लिखो पॉइंट बना के कि भाई क्वेश्चन आवर क्या हो गया। लिखिए, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर, यानी कि 11 से 12, इसको लिख दो। फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर, इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर, एंड द मिनिस्टर, एंड द मिनिस्टर गिव आंसर्स। भाई हम पूछेंगे अपने मिनिस्टर से क्या काम कर रहे हो, या क्या क्या है, एंड द मिनिस्टर, एंड द मिनिस्टर गिव आंसर्स, एंड द मिनिस्टर गिव आंसर्स। ठीक है, मिनिस्टर साहब को बताया जाता है कि भाई अपने आंसर दो। ठीक, फिर लिखो, द क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। एज यूजुअल की क्वेश्चन आ रहे तो क्वेश्चंस भी होंगे टाइप के, तो लिखो द क्वेश्चंस डिवाइडेड, डिवाइडेड इनटू थ्री, डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, सबसे पहला है आपका स्टारेड क्वेश्चन, STARRED, स्टारेड क्वेश्चन। ठीक है, पहला आपका हो गया, इसको लिख दो स्टारेड क्वेश्चन, STARRED, स्टारेड क्वेश्चन, स्टारेड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अभी समझा देता हूं मैं पहले, लेकिन लिख दो साथ में, रिक्वायर्ड या रिक्वायर एन ओरल आंसर बाय मिनिस्टर।
रिक्वायर्ड ओरल आंसर, ओरल आंसर बाय मिनिस्टर, बाय मिनिस्टर, बाय मिनिस्टर। ठीक है, और इसमें लिख दो, स्टार बना के लिखना है यहीं पर स्टारेड क्वेश्चन में, प्रिंटेड इन ग्रीन कलर, प्रिंटेड इन ग्रीन कलर। अब बता रहा हूं पूरा, पहले लिख दो, ग्रीन कलर को अंडरलाइन कर देना, प्रिंटेड इन ग्रीन कलर। ठीक है, उसके बाद लिखो अनस्टारेड क्वेश्चन, ठीक है, अनस्टारेड क्वेश्चन, अनस्टारेड क्वेश्चन, इसमें लिख दो रिटन आंसर गिवन बाय मिनिस्टर, रिटन आंसर, रिटन आंसर गिवन बाय मिनिस्टर। ठीक, रिटन आंसर गिवन बाय मिनिस्टर, गिवन बाय मिनिस्टर, गिवन बाय मिनिस्टर। इसमें लिख देना प्रिंटेड इन वाइट कलर, प्रिंटेड इन वाइट कलर, प्रिंटेड इन वाइट कलर। फिर तीसरा लिखो आपका शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इसके आगे एरो बना के लिख दो ओरल आंसर गिवन बाय मिनिस्टर, ओरल आंसर, ओरल आंसर गिवन बाय मिनिस्टर, ओरल आंसर गिवन बाय मिनिस्टर, गिवन बाय मिनिस्टर। और इसमें लिख दो प्रिंटेड इन लाइट पिंक, प्रिंटेड इन लाइट पिंक, प्रिंटेड इन लाइट पिंक। ठीक है, तो देखो जो स्टार्ट क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, ओरल आंसर होता है। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अब इसको इमेजिन करो, इस इमेज की तरफ देखना, यहाँ पर जो है आपकी क्या बैठी हुई है, जो रूलिंग पार्टी है। ठीक है, और पर्टिकुलर इस सेक्शन में जो है यहाँ से यहाँ तक, ये आपके सारे कौन है, आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो बैठे होते हैं। ठीक है, इतने वाले पार्ट में। तो चाहे इनको छोड़ के जो आपके सारे ये वाले मेंबर हैं, ठीक है, ये मेंबर हैं या ये मेंबर हैं, ये सब एज यूजुअल है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं या कॉमर्स मिनिस्टर हैं या एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनसे क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि मैंने तो आप लोगों को बताया कि जो सेशन होता है, 3 सेशंस आपके होते हैं। तो सेशन शुरू होने से 1 महीना पहले ही, 1 मंथ बिफोर, 30 दिन पहले, 40 दिन पहले, ये जो सारे आपके मेंबर्स हैं, अपोजिशन के, रूलिंग पार्टी के भी जो मेंबर हैं जो कि मिनिस्टर नहीं है, भाई वो अपने मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। मान लो एग्रीकल्चर को लेके, कृषि को लेके क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि भाई फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, या पर्टिकुलर जो फार्मर्स के लिए आपकी स्कीम है उसमें ये लूप होल है, उसके लिए क्या किया है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये पहले ही मिनिस्ट्री को भेज दिए जाते हैं। तो जिस क्वेश्चन का आंसर मिनिस्टर साहब ओरल देना चाहते हैं, ठीक है, तो संसद में जब ये सेशन लगता है या शुरू होता है, तो जिसका नंबर होता है क्वेश्चन पूछने का, यहाँ पर जो बैठा हुआ है अपोजिशन में, वो क्वेश्चन पूछता है कि सर आप जो हैं, मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि आप किसानों की जो डबल इनकम करने वाले हैं उसके लिए आपने क्या क्या प्रोग्राम चलाए हैं। ये उसका जो क्वेश्चन था स्टार्ट क्वेश्चन में था, यानी कि उसका जो आंसर होगा वो मिनिस्टर साहब क्या सुनाएंगे, ओरल सुनाएंगे कि भाई हमने ये स्कीम शुरू की है, हमने ये किया, हमने ये सब्सिडी दी है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बाय दी मेंबर। सप्लीमेंट्री मतलब 4 आंसर आपके जो कृषि मंत्री थे कि भाई हम कैसे फार्मर्स की डबल इनकम करेंगे, ये हमने 4 बता दिए। तो उसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो जो मेंबर होगा वो पूछ लेगा कि सर ये वाली 4 स्कीमें तो आप पिछले 40 साल से चला रहे हैं, कहाँ बढ़ी फार्मर्स की इनकम। उल्टा इन स्कीम के फायदे फार्मर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं।
तो इसका आंसर फिर से मिनिस्टर साहब ओरली दे देंगे कि नहीं नहीं पहुंच पाते हैं, हमने देखो ये डेटा हमारा है। फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लेंगे जो मेंबर होंगे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं सर आपका डेटा गलत है, ये डेटा मैं आपके कर रहा हूँ। तो ये आपके क्या होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन में जब भी मिनिस्टर साहब ओरल आंसर देंगे तो उसमें पूरी गुंजाइश होती है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी कि उससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो है वो उस मेंबर के द्वारा मिनिस्टर साहब से पूछे जाए। अच्छा, ये सब जो चीजें जगलिंग चल रही होती है बिटवीन द मिनिस्टर एंड मेंबर, ऐसा नहीं कि चलती रहेगी। इसके लिए बाकायदा स्पीकर जो यहाँ बैठे हुए हैं वो एक हद तक परमिशन देते हैं। ऐसा नहीं कि लगातार आप जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, अब बेचारा मिनिस्टर के पास डेटा ही नहीं है इतना, या वो कलेक्ट करके ही नहीं आया इतना डेटा। ठीक है। तो ये चीज आपकी होगी। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके हो गए। अनस्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसमें सुनने बड़ा अजीब सा लगे कि मेंबर ने 1 महीने पहले अपना प्रश्न कृषि मंत्री को भेज दिया था, और जिस दिन ये पूछने की बारी आई हाउस के अंदर उस दिन दोनों के हाथों में, यहाँ जो मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं कृषि मंत्री, उनके हाथों में भी क्वेश्चन लिखा होगा, एक पेपर होगा जिसमें क्वेश्चन लिखा होगा, जिसमें आंसर नीचे लिखा होगा। और राइट हैंड साइड पे जो मेंबर जिसने वो क्वेश्चन पुटअप किया था उसको भी एक फोटो स्टेट मिलेगी जिसमें पहले से आंसर लिखा होगा। बस होगा क्या कि यहाँ मेंबर खड़े होंगे, वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि सर बताइए आप फार्मर्स की डबल इनकम कैसे करेंगे। मिनिस्टर साहब सिर्फ खड़े होके जो नीचे आंसर लिखा हुआ है जो कि उस मेंबर के पास भी, उसको खाली पढ़ देंगे बस। यहां पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं होता है। यानी कि मेंबर ये नहीं पूछ सकता कि भाई आपने तो ये चलो लिख के दे दिया लेकिन इसमें ये लूप होल है, इसमें लूप होल ये है, ये वाली परमिशन जो स्पीकर साहब हैं वो मेंबर को नहीं देते। ठीक है। तो यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड इन दी अनस्टार्टेड क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे रिटर्न आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है। तीसरा क्या है आपका, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, जैसे हम ऊपर जो पढ़ रहे थे स्टार्टेड क्वेश्चन, जिसमें लगभग 30 दिन पहले या 40 दिन पहले ही आपका जिस मिनिस्टर से आपको क्वेश्चन पूछना है आप क्वेश्चन भेज देते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही था, 30 से 40 दिन पहले ही आप क्वेश्चन भेज देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लेस देन 10 डेज, लेस देन 10 डेज, यानी कि 10 दिन से पहले भीतर भीतर आपको किसी मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन चाहिए। ठीक है। तो आप उनके मंत्रालय में क्वेश्चन पूछ देंगे कि भाई मुझे 1 हफ्ते बाद इसका आंसर चाहिए। तो वो क्या होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। जिसमें ओरल आंसर जो होते हैं वो बाय मिनिस्टर्स दिए जाते हैं। यानी कि इसमें भी आप क्या पूछ सकते हैं उनसे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं। किसमें, आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में। ठीक है। तो और इसका मैंने आपको कलर बता दिया, कई बार कलर वैसे पूछ लेते हैं कि पहला हो गया ग्रीन, दूसरा हो गया व्हाइट, तीसरा हो गया आपका लाइट पिंक। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, स्टारेड, अनस्टारेड और शॉर्ट नोटिस। और इसके कलर याद रखना, किसमें सप्लीमेंट्री आंसर, सिंपल है, ओरल जितने भी दोनों ओरल है उसमें सप्लीमेंट्री आंसर दे सकते हो और मतलब पूछ सकते हो मिनिस्टर से। और स्टारेड में जो है सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चंस है वो आप नहीं पूछ सकते। ठीक है। तो ये सारी जो कार्रवाई है मेन तौर पे क्वेश्चन आवर में खत्म करने की कोशिश की जाती है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि फिर टाइम जो है अलग चीजों के लिए भी स्लॉट बना रखा है सरकार, मतलब पार्लियामेंट्री की जो रूल बुक है। ठीक है। अब यहीं पर एक स्टार बना के लिखो, क्योंकि ये अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे स्टारेड, अनस्टारेड, शॉर्ट नोटिस, ये एक मेंबर किससे क्वेश्चन पूछ रहा है, मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है। बट एक स्टार बना के लिखना, द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू द प्राइवेट मेंबर। द क्वेश्चन या अ क्वेश्चन a question, the question can also be asked to the private member, to the private member। ठीक है। वैसे ये बहुत कम होता है, होता ही नहीं है, लगभग ना के बराबर है। बट प्राइवेट मेंबर से आप क्या क्वेश्चन पूछोगे, उसके पास कोई मिनिस्ट्री तो है नहीं, तो उससे पूछेंगे क्या। ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाइन लिखी हुई है, आपके एग्जाम में आ सकती है कि ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है, द क्वेश्चन ओनली आस्क्ड टू द मिनिस्टर्स। गलत, यू कैन ऑल्सो आस्क अ क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर, बट प्रैक्टिकली इसका यूज करके कोई फायदा नहीं है। भाई जो लोकसभा के मेंबर कोई मंत्री है ही नहीं तो उससे पूछोगे क्या, उसे घर के बारे में पूछोगे या फैमिली के बारे में पूछोगे, तो वो क्या लॉजिक क्या है उसका। ठीक है। हाँ, उससे क्वेश्चन आप क्या पूछ सकते हो, एनी आइडिया विभूति, कोई प्राइवेट मेंबर है अपोजिशन में, उससे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो, मिनिस्टर तो है नहीं लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो उससे, एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैसे, प्रेरणा कुछ अंदाजा। अभी याद नहीं आ रहा कुछ।
अच्छा विभूति, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी प्राइवेट मेंबर से? और हो सकता है वो पहले कभी मेंबर था तो उस टाइम से ना ना रिलेटेड कोई ना ना, इश्यू आ जाए ऐसा। वो उससे क्या करेंगे जब था। देखो सिंपल है, अगर आप लोग को याद आ रहा हो, मैंने आप लोग को जब लोकसभा पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या मिलता है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के लिए 5 करोड़ का फंड मिलता है। पाँच, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 5 करोड़ का फंड मिलता है। तो भाई कोई भी एक पूछ सकता है, जैसे हमारी रीति को पता नहीं होगा, हमारे यहाँ जो है टेहरी की जो एमपी हैं वो माला राज लक्ष्मी है, शाही परिवार से हैं। तो उनको बहुत कम देखा जाता है, लोगों के बीच में देखा ही नहीं जाता, इलेक्शन के समय दिखाई देती है वो भी 1-2 बार, तभी पता नहीं जीत जाती है हमारे यहाँ। तो उनसे क्वेश्चन मेंबर के लोग पूछ सकते हैं कि भाई आपके जो टेहरी क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 5 करोड़ रुपए जो आपको मिले खर्च करने के लिए एमपी डेवलपमेंट फंड में, उसमें आपने क्या क्या काम किए। ठीक है, तो आप उनसे ये काम पूछ सकते हैं। जैसे कि एक और चीज़ है जो शुरू हुई है कि हर एक एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इधर वो मिनिस्टर है या नहीं है, उसको क्या, 2 गांव, दो जो विलेजेस होते हैं वो गोद लेने पड़ते हैं। ठीक है, और उसके लिए उसको फंड मिलता है बाकायदा सरकार की ओर से कि गाँव का डेवलपमेंट करें। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भैया तुमने 2 गांव जो गोद लिए थे, बताओ क्या क्या तुमने 5 सालों में उस पर डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो इसलिए ये लाइन लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि यू कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन टू दी मेंबर, पर उसका कोई इतना अच्छा खासा यूज है नहीं। ठीक है, अब अगला लिखो, क्वेश्चन आर के बाद 0 आर, 0 0 आर। ठीक है, क्वेश्चन आर के बाद लिखिए 0 आर, और इसी के आगे लिख दीजिएगा 12 to 1, 12 to 1। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये पब्लिक मेंबर वो होंगे जिनके पास मिनिस्ट्री और प्राइवेट, जो उनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है। हाँ हाँ। तो जैसे ये मैप की तरफ देखो, ये जो आपके मिनिस्टर साहब हैं, यहाँ सब कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं, ये सब क्या हो गया आपके वो हो गया पब्लिक मेंबर बोल लो, वैसे पब्लिक मेंबर वर्ड यूज नहीं होता, हम लोग कैबिनेट यूज करते हैं। और इनको छोड़ के जो भी आपके इधर बैठे, चाहे वो बीजेपी के हों, ये सब बीजेपी के हैं, ध्यान रखना, या यूपीए गवर्नमेंट के हों, और ये सब कौन लोग हैं आपके जो इधर बैठे हुए हैं, अपोजिशन के लोग बैठे हुए हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं। ठीक है, और इन्हीं के थ्रू जो बिल आता है, मैंने पढ़ाया था, उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट बिल बोलते हैं। ठीक है, वो चीज भी ध्यान में रखना। चलिए वापस आते हैं। ओके सर। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इन सब का इन पे भरोसा है, इन कैबिनेट मिनिस्टर पे, तभी ये यहाँ बैठे हैं। और गलती से कोई बिल ये लेके आए कैबिनेट बिल, और वो बिल पास ना हो, यानी कि ये लोग जो बैठे हैं बंच में कैबिनेट मिनिस्टर, ये सारे लोग इन पे भरोसा खो चुके हैं, और वो सरकार गिर जाएगी, फिर दोबारा इलेक्शन। ठीक है, चलो वापस आते हैं। 0 आर लिख लो, 12 to 1। 0 आर का टाइम पीरियड क्या हो गया, 12 to 1 हो गया। ठीक है, 0 आर 12 to 1। इसमें लिख दो, इट इज नॉट मेंशन इन रूल बुक। ये मेंशन नहीं है रूल बुक में, इट इज नॉट मेंशन इन रूल बुक। रूल बुक पहला पॉइंट लिख दो। दूसरा पॉइंट लिखना, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 0 आर, ये क्यों रखा गया हमारी पार्लियामेंट में, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 0 आर इज टू रेज, इज टू रेज मैटर्स, इज टू रेज मैटर्स, या मैटर्स, इज टू रेज मैटर्स विदाउट एनी एडवांस नोटिस। क्योंकि हर चीज के बारे में पहले आपको बताना पड़ता है कि आप क्या पूछने वाले हो। ये एक ऐसा 1 घंटा है जहां पे आप नोटिस नहीं देंगे, जो भी आपको मिनिस्टर साहब से पूछना है, विदाउट एनी एडवांस नोटिस, विदाउट एनी एडवांस नोटिस। ठीक है, जैसे कि आप सबने सुना होगा अभी कलकत्ता का जो रेप केस था, तो उसमें डॉक्टर्स के साथ साथ वुमेन की क्या सिक्योरिटी है पब्लिक प्लेसेस पे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे, उस पे लेके मेंबर मान लो 12 से 1 के बीच में बहस करना चाहते हैं कि नहीं भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको सिक्योरिटीज बतानी पड़ेंगी। तो अब ऐसा तो नहीं कि उसके पहले आप कोई बिल नोटिस दोगे 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का मिनिस्टर को ना। ये ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि आपको तुरंत उठाने हैं, तुरंत इसका सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, रेज मैटर्स विदाउट एनी एडवांस नोटिस। ठीक है, तो 0 आर में ध्यान रखना, हमेशा वो मैटर्स लिए जाएंगे जो बहुत ही लोगों से जुड़े हुए हैं और भी हाल में उस पर इंसिडेंट हुए हैं या कुछ ऐसा आपका हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक और चीज लिख लो, दिस सिस्टम स्टार्टेड, ये 0 आर का स्टार्ट कब से हुआ,
दिस सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम 1962। ठीक है, दिस सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम 1962। ठीक, चलो आज के लिए इतना रखते हैं। कल हम करंट अफेयर्स नहीं करेंगे, कल थोड़ा वो करेंगे, सिर्फ पॉलिटी करेंगे क्योंकि पॉलिटी थोड़ा स्लो चल रहा है हम लोग का। ठीक है, तो कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।